आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, बिल्कुल नया टॉपिक है। आई थिंक आप लोगों ने शायद इसके बारे में पहले नहीं पढ़ा होगा और ये नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही शॉर्ट में पढ़ना है, रफली हमें इसके बारे में जानना है, लेकिन हम इसे अगर डिटेल में समझ ले तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेहतर होगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन नया टर्म है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। क्या होता है अगर हम इसे समझ लें तो ये बहुत आसान हो जाएगा। इनफैक्ट इस चीज़ों को आप लोगों ने भी अपने आसपास महसूस किया होगा, इसलिए इसको समझना काफ़ी आसान है। हम लोग इकोसिस्टम की बात कर रहे थे पिछले कुछ क्लासेस में। तो इकोसिस्टम कोई भी हो, चाहे वो पॉन्ड इकोसिस्टम हो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, डेजर्ट इकोसिस्टम हो, कोई भी इकोसिस्टम होगा, वहाँ दो कंपोनेंट ही होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। और एबायोटिक का लिस्ट भी आपके पास है जिसमें निर्जीव संरचनाएं हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है, वाटर है, एयर है, सॉइल है ना, जो महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा हम लोग बात कर रहे थे बायोटिक कंपोनेंट्स की, जैविक संरचनाओं की, जीवित संरचनाओं की। उसमें भी हम लोगों ने 3 ग्रुप में बांटा हुआ था, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो किसी भी इकोसिस्टम में ये सारे चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन उनमें कुछ फ़र्क होता है जिसके कारण उनका नाम बदल जाता है। पॉन्ड इकोसिस्टम में मुख्य रूप से जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक है, जलीय है, जबकि फॉरेस्ट में हम देखते हैं कि वहाँ ग्रासलैंड है, पेड़ पौधे हैं। तो वो हैबिटेट, जीव जंतुओं का आवास बदल जाता है। और डिफरेंट हैबिटेट में, डिफरेंट आवास में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कैरेक्टर्स भी डिफरेंट होते हैं। जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम में हम पाते हैं कि फिशेज रहती हैं, तो फिशेज के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, शारीरिक संरचनाएं बिल्कुल डिफरेंट रहती होती हैं, वो गिल से सांस लेती हैं। जबकि फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो वहाँ जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो उनका रिस्पायरेटरी ऑर्गन लंग्स होगा। तो रिस्पायरेशन दोनों कर रहे हैं, पर दोनों का जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वो डिफरेंट है। और ये डिफरेंट होने का कारण है कि दोनों के हैबिटेट डिफरेंट है। खैर, ये तो हो गई सिंपल इकोसिस्टम की बात। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो इन्हीं चीज़ों से हमको समझना है। बेसिकली आपने देखा होगा कि हमारे अर्थ पर कई बार डिफरेंट ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज़ के कारण बहुत सारी ऐसी नेचुरल एक्टिविटीज़ होती हैं या अननेचुरल मैन मेड एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके कारण ऑर्गेनिज्म का जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, या कई बार बिल्कुल नया इकोसिस्टम बन जाता है। जहाँ पहले कोई इकोसिस्टम था ही नहीं, वो जगह एक नया इकोसिस्टम बन जाता है। तो इन्हीं चेंजेस के कारण जब ये चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर एबायोटिक कंपोनेंट में तो बदलाव आता ही आता है, साथ ही साथ बायोटिक कंपोनेंट्स में भी बदलाव आता है। ठीक है, और इन्हीं बदलाव को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझें, सपोज मान लीजिए कहीं पर कोई एक पॉन्ड इकोसिस्टम था या कहीं पर कोई एक झील थी। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ एक झील था, बड़ा तालाब था। तो तालाब का अपना एक पारिस्थितिकी तंत्र रहा होगा, उसमें एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, उसका अपना पारिस्थितिकी तंत्र था, बहुत ही अच्छा था। ठीक है, वहाँ जो जीव थे वो बहुत आराम से, सुकून से रह रहे थे। पर नेचुरल कुछ चेंजेस हुआ है। ठीक है, अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, लैंड स्लाइडिंग हो गई, पहाड़ की चट्टानें टूटकर नीचे गिरी और वो तालाब पूरी तरह से कवर्ड हो गया, ढक गया। जहाँ पहले गड्ढा था, तालाब था, पानी भरा पड़ा था, वो एरिया सूखा हुआ हो गया, मैदान बन गया। मैदान बन गया तब वहाँ घास वगैरह विकसित हो गए, घास विकसित हो गए, नए तरह के पेड़ पौधे आ गए। तो क्या वहाँ मछलियाँ जीवित रह पाएंगी? नेचुरल सी बात है, पानी नहीं है। तो पुराने बायोटिक कंपोनेंट बदल गए, अब उसकी जगह नए बायोटिक कंपोनेंट्स आ जाएंगे। वो पॉन्ड इकोसिस्टम से कन्वर्ट हो गया ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, या हो सकता है कि लंबे समय के बाद ये ग्रासलैंड भी एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बदल जाए। तो ये चेंज ही कहलाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसे हम लोग एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज करें कि किसी समुद्र में जहाँ पानी भरा पड़ा है, किसी ज्योग्राफिकल चेंजेस के कारण, बड़े से भूकंप के कारण या अर्थ के प्लेट्स के टकराने के कारण या किसी दूसरी घटना के कारण एक नया आइलैंड, एक द्वीप विकसित हो गया। अब द्वीप विकसित हो गया तो क्या होगा, वहाँ पर पहले क्या रह रहे थे, वहाँ एक्वेटिक एनिमल्स थे,
है ना, क्योंकि समंदर था। अब वहाँ द्वीप आ गया तो वहाँ लंबा समय लगेगा, धीरे धीरे प्लांट्स डेवलप होंगे, पहले घास, फिर कुछ छोटे झाड़ियाँ, फिर पेड़ पौधे, फिर आप देखेंगे कि लंबे समय के अंतराल के बाद वहाँ डिफरेंट एनिमल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा हम पढ़ेंगे आगे कि ये एक तरह का माइग्रेशन प्रोसेस है जिसके द्वारा ये होता है, ये क्रिया नेचुरली भी और आर्टिफिशियल तरीकों से भी, पर लंबे समय के अंतराल के बाद ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और इन्हीं चेंजेस को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। आई थिंक इतना एग्जाम्पल्स आपके लिए काफ़ी होगा समझने के लिए कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है। तो हम लोग इसको डिफिनीशन में लिख लें, चलिए नोट करें, लिखिएगा, changes in the biotic components of any ecosystem due to change in the abiotic is called है ना, किसी भी इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट्स में होने वाले परिवर्तनों के कारण उस इकोसिस्टम में मौजूद जैविक संरचनाओं में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इसको और ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग लिखें तो बेहतर होगा। चलिए आगे नोट करें, ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं। द चेंजेस, आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे, occurred due to geographical changes, changes in any ecosystem, like, अब ये जोग्राफिकल चेंजेस क्या हो सकते हैं, लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा फैक्टर है अर्थ, भूकंप, सबसे बड़ा चेंजेस कारण। इसके अलावा लावा, जो आपने देखा होगा ज्वालामुखी के फटने से जो लावा निकलते हैं वो भी वहाँ आसपास मौजूद जो संरचनाएं हैं उसे बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, बिल्कुल नया स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसके अलावा जो चेंजेस आते हैं वो है फ्लड, बाढ़ के कारण, कई बार बाढ़ के कारण भी इकोसिस्टम जो है वहाँ का जो हैबिटेट है वो चेंज हो जाता है। इसके अलावा और भी चीज़ें, सिर्फ ये, इनफैक्ट अभी मैंने बताया था कि मैक्सिमम जो है वो ज्योग्राफिकल रीजन से होता है पर कुछ मैन मेड भी होता है। ठीक है, अब बात करें मैन मेड की, पहले हम लोग समझ लें लैंडस्लाइड भी एक बहुत बड़ा कारण है। अभी मैंने एग्जांपल में बताया था लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड यानी पहाड़ों का टूटकर गिरना, जिसके कारण कई बार जो निचली जगह है वो भर जाती है, वहां का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब ह्यूमन के एक्टिविटी के कारण हो सकता है फायर, ठीक है, जंगलों में जो आग लग जाती है जिसके कारण भी जंगल का स्वरूप बदल जाता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम ग्रासलैंड इकोसिस्टम में बदल जाता है। या कई बार ऐसा भी हुआ है कि फायर के वजह से वहाँ इतने चेंजेस हुए कि फिर से पेड़ पौधे उग ही नहीं पाए और वो एक डेजर्ट में, रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गया।
तो दोनों इकोसिस्टम डिफरेंट हो जाएगा। तो ये मैन मेड भी हो सकता है, फायर नेचुरली भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण कोई इकोसिस्टम चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये चेंज हुआ तो सबसे पहले क्या बदलेगा, एबायोटिक कंपोनेंट्स, और एबायोटिक कंपोनेंट्स बदलेंगे तो वहाँ मौजूद बायोटिक कंपोनेंट्स अपने आप में चेंजेस लाएंगे ताकि वो नए बदले हुए इकोसिस्टम में सरवाइव कर सके, या फिर हो सकता है कि वो पूरी तरह नष्ट हो जाए और वहाँ नए तरह के बायोटिक कंपोनेंट्स आ जाएं। ठीक है, चलिए आगे नोट करें। ड्यू टू दीज चेंजेस तो इन परिवर्तनों के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में ये परिवर्तन होने के कारण, जिसके कारण कि पारिस्थितिकी तंत्र बदल चुका है या बिल्कुल नया बन चुका है, तो वहाँ मौजूद बायोटिक कंपोनेंट्स अपने आप को सरवाइव करने के लिए, उस नए तंत्र में अपने आप को बचाए रखने के लिए अपने आप में, अपनी संरचना में, अपने एक्टिविटीज़ में परिवर्तन लाते हैं। ऐसा तब होता है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, जब कुछ माइनर चेंजेस हों। लेकिन अगर मेजर चेंज हो रहा है, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम फॉरेस्ट इकोसिस्टम या ग्रासलैंड इकोसिस्टम में बदल जाए, या फॉरेस्ट इकोसिस्टम डिजर्ट में बदल जाए, या बिल्कुल नया एक द्वीप बन जाए, तो उस केस में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर पुराने सारे बायोटिक कंपोनेंट नॉर्मली नष्ट हो जाते हैं और नए तरह के कंपोनेंट्स वहाँ डेवलप होते हैं। ठीक है, ये चेंजेस की बात, सर्वाइवल की बात तब होगी जब माइनर चेंजेस हों। तो ये है इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, बहुत आसान है। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन कितने प्रकार का होता है। तो हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन 3 प्रकार का होता है। हम लोग इसको ग्राफिकली समझेंगे, बहुत आसान है। पहला प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन, या सिर्फ प्राइमरी लिख लें। दूसरा है सेकेंडरी, और तीसरा टर्सरी नहीं है। ठीक है, पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, और तीसरा है सीजनल। सीजनल या इसको साइक्लिक भी कहते हैं, साइक्लिक। ठीक है, ध्यान रखना है कि 3 तरह के इकोलॉजिकल सक्सेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और सीजनल या साइक्लिक। सीजनल या साइक्लिक इकोलॉजिकल सक्सेशन 3 तरह के हैं। चलिए तीनों को हम लोग समझ लेते हैं, बहुत आसान है। अगर ज्योग्राफिकल चेंजेस के कारण, ज्योग्राफिकल चेंजेस के कारण बिल्कुल नया न्यू इकोसिस्टम फॉर्म करता है, न्यू इकोसिस्टम बन जाता है। ठीक है, जहां पहले कोई नया पारिस्थितिकी तंत्र था ही नहीं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि कहीं पर समुद्र में एक नया द्वीप बन गया, एक आइलैंड बन गया। ठीक है, तो वो आइलैंड बिल्कुल नया होगा क्योंकि वहां पर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म तो सर्वाइव नहीं करेंगे। वहां पर धीरे धीरे लंबे समय, हजारों वर्ष में धीरे धीरे पेड़ पौधे विकसित होंगे और फिर छोटे छोटे जीव होंगे। एक क्रमबद्ध रूप से एक ऑर्डरली वहाँ चेंज होगा। पहले स्मॉल प्लांट, देन लार्ज प्लांट, फिर स्मॉल ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, और फिर लार्ज एनिमल्स वहाँ डेवलप होंगे। और इस क्रिया में हजारों या लाखों वर्ष का समय लग सकता है।
तो प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होगा समझ लें, लिखिएगा व्हेन ड्यू टू geographical changes a completely new ecosystem is formed in which biotic components are gradually developed in a long time, that is called primary ecological succession। ठीक है, प्राइमरी क्या होता है हिंदी में समझ लें, लिख सकते हैं किसी भौगोलिक घटना के कारण किसी स्थान पर पूर्ण रूप से नए पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की प्रक्रिया, जिसके कारण पूर्णतः नया पारिस्थितिकी तंत्र बनता है और जहां पर धीरे धीरे लंबे समय में बायोटिक कंपोनेंट्स यानी जैविक घटक धीरे धीरे लंबे समय में लाखों वर्षों में विकसित होते हैं। ऐसे चेंजेस को, ऐसे नए पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं, जिसका एग्जांपल आप दे सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू आइलैंड, नए द्वीप का निर्माण, ये है प्राइमरी। अब बात करते हैं सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी बहुत सिंपल है, सेकेंडरी के पहले से कोई इकोसिस्टम था पर वहां पर ज्योग्राफिकल या ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण वो उस इकोसिस्टम में कुछ चेंजेस आए, जिसके कारण वहां पर मौजूद बायोटिक कंपोनेंट्स बदल गए। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम सेकेंडरी। जैसे मैंने बताया कि कोई पॉन्ड इकोसिस्टम है या लेक इकोसिस्टम है, कोई झील है, तालाब है, जहां उसका अपना पारिस्थितिकी तंत्र है और लैंडस्लाइड के कारण पहाड़ों या वहां आसपास मौजूद चट्टानों के टूटने के कारण, गिरने के कारण वो पॉन्ड पूरी तरह से कवर अप हो गया, ढक गया, जिसके कारण वहां पर पानी समाप्त हो गया और वह क्षेत्र बिल्कुल समतल हो गया या उबड़ खाबड़ नई संरचना बन गई, जहां पर नए सिरे से ग्रासलैंड या फॉरेस्ट इकोसिस्टम डेवलप हुए। इसमें भी समय लगता है पर इसकी अपेक्षा कम लगता है। तो यहाँ लिख सकते हैं व्हेन ड्यू टू ज्योग्राफिकल कंडीशन an ecosystem is changed into other ecosystem, that is called secondary ecological succession, and in which biotic components are changed for their survival। ठीक है, लिख सकते हैं कि जब भौगोलिक घटनाओं के कारण कोई पारिस्थितिकी तंत्र परिवर्तित होकर नए तरह के पारिस्थितिकी तंत्र में बदल जाता है, जिसके फलस्वरूप उसमें रहने वाले जीव या जैविक घटक भी परिवर्तित होते हैं ताकि वो नए माहौल में सरवाइव कर सकें, तो ऐसे सक्सेशन को सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम को चेंज होकर कन्वर्ट हो जाना डेजर्ट इकोसिस्टम में, यानी जंगल का धीरे धीरे परिवर्तित हो जाना मरुस्थल में। तो दोनों जगह बदलेगा तो क्या होगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के कंपोनेंट बदल जाएंगे, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। मरुस्थल में अलग तरह के प्लांट होंगे, अलग तरह के एनिमल्स होंगे, तो इसे कहेंगे हम सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। और जो सीजन मौसम के अनुसार होता है